इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये व्यूज़ मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशली इंस्पायर्ड हैं। अभी हाल में ही यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया था जहाँ पे उन्होंने ये 23 सर्विसेज के लिए पोस्ट निकाली है। IAS, IFS, IPS, IAAS एंड अदर ग्रुप ए सर्विसेज एंड देन दी ग्रुप बी सर्विसेज। हम सब लोग वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आया, बट समहाउ वी वर हैप्पी क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सीट्स ठीक ठाक थी। लेकिन इस बार कई सारे चेंजेस थे। उसमें से थे एक चेंज जो था कि आपके ऊपर जो नई रेस्ट्रिक्शंस लगें। बट उस पर जाने से पहले थोड़ा सा इन सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। आप ये बात इन जनरल एग्री करेंगे कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर यहाँ तक ये सारे के सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि या तो उन्हें IAS मिल जाए या तो उन्हें IFS मिल जाए, या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या तो इंडियन फॉरेन सर्विस। इवन जिन बच्चों का IPS में लेट से कि लगातार सिलेक्शन हुआ है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें IAS मिल जाए। और शायद यही रीज़न है कि अक्सर हम कई बार इसे यूपीएससी वाला एग्जामिनेशन नहीं बोलते हैं। हमसे कोई पूछता है भैया कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसे ये बोलते हो कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं IPS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं IRS के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं IAAS के लिए तैयारी कर रहा हूँ या फिर IDS के लिए कर रहा हूँ या इंडियन ट्रेड सर्विसेज के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक नाम बोलता हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ। समहाउ कॉलोनियल माइंडसेट है, लेकिन ये रियलिटी भी है। अब इसके बाद एक और बात, यूपीएससी ने हमेशा से एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि अगर आप IAS बने तो फिर आप इस एग्ज़ाम को दोबारा नहीं दे सकते, या फिर अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस का भी पार्ट बनते हैं तो भी आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये भी है कि यूपीएससी खुद शायद इस सर्विस को बेस्ट मानता आ रहा है। अब इसके बाद अब आते हैं इन सर्विसेज के ऊपर। तो इन सर्विसेज के ऊपर कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस लगी। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी, इनके नोटिफिकेशन में आते हैं। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन है, उन्होंने इस एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के चलते कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली हैं। एक अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप भी है यूपीएससी की तरफ से, क्योंकि कई बार क्या होता था कि बच्चे जो भी सेलेक्ट होते थे वो बार बार एग्जामिनेशन देते थे, उसके चलते नए बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था। क्योंकि देखिए, इन ईदर वे जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है एज फॉर द कॉम्पिटिशन। गवर्नमेंट भी उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा कर रही है और उसके बाद वो बार बार वो सिलेक्शन पे अगेन सिलेक्शन लिए जा रहे थे, फिर सिलेक्शन लिए जा रहे थे, तो नए बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप तो है, लेकिन कुछ रूल्स है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर डिस्कस करूंगा मैं आपसे कि क्यों पोस्ट प्रेफरेंसेज में हमारे चेंजेस आएंगे। नाउ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो भी बच्चा IAS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट होता है बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन, या फिर इस एग्जामिनेशन में, वो इस एग्जाम को नहीं दे सकता किसी भी स्टेज पे। मतलब किसी भी स्टेज पे अगर आपको IAS मिल गया या IFS मिल गया, आपके लिए ये पोस्ट खत्म हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्शंस वाइज मैं बात करूं, इफ यू आर एन IAS इट्स ओवर, इफ यू आर एन IFS अगेन फॉर यू इट्स ओवर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेकेंड रूल ये बोल रखा है, जो कि अगर आप सेलेक्ट हो गए या अपॉइंट हो गए IPS में on the basis of result of earlier examination, you shall not be eligible to be allocated to the post of IPS on the basis of CSE 2026। मतलब अगर आप IPS बने हैं on the basis of 2024, 25 पे बन सकते हैं या फिर 23 के IPS हैं एटसेट्रा, तो एटलीस्ट 2026 आपको ये कह रहा है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एलोकेट यू दी IPS। मैं आपको IPS नहीं दूंगा, यू आर नॉट फिट फॉर एन IPS, यू हैव ऑलरेडी शोन योर कैलिबर, आप उसी के लिए रहिए। क्योंकि IPS बनने के बाद दोबारा कई बार लोग IPS लेते थे सिर्फ अपना कार्डर चेंज करने के लिए। इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है, वो है ये, अ कैंडिडेट एलोकेटेड टू IPS और सेंट्रल सर्विस ग्रुप A on the basis of result of CSE 2026
will have option to appear in the immediate subsequent 2027 if otherwise eligible subjected to following restrictions। मतलब कि अगर आप 2026 में अगर आप लेट से यू आर सेलेक्टेड, यू आर एलोकेटेड ग्रुप ए एंड या फिर यू आर एलोकेटेड आईपीएस, ठीक है, आप सेलेक्ट हुए हैं, आपको ग्रुप ए सर्विस मिली है या फिर आईपीएस मिला है, यही कह रहे हैं। देन यू विल हैव एन ऑप्शन टू अपीयर इन इमीडिएट सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आप एक बार 2027 में अपीयर हो सकते हैं विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि यू गो एंड डू द ट्रेनिंग ऑफ लबासना and after the training of Labasana you can go for the extraordinary leave and you can again appear for this examination provided your department has given you permission to appear for this examination। वही चीज़ ये कह रहा है, such a candidate will be eligible to appear for CSE 2027 if you are granted exemption from training from the service allocated to him or her on the basis of CSE 2026 from the authority concerned। You will be eligible for grant of one-time exception only from joining the training in order to enable him or her to appear for CSE 2027। मतलब कि ये है कि अगर आप 2026 में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो आप एक बार केवल वन टाइम एग्जामिनेशन दे सकते थे और उसके बाद आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। मतलब अगर आप 2028 में देना चाहते हैं तो द केस इज क्लोज्ड एज ऑफ नाउ, यही कह रहा है ये। उसके बाद आते हैं then the selected training, you shall be joining the training in the foundation course only, that is you have to go Labasana, जो basic training होती है वो आपको foundation course वहाँ से करना है। However, if you neither join the training for the service allocated on the basis of CSE 2026 nor you take the exemption, या तो आप अपने जो सर्विस एलोकेट हुई है, लेट्स से यू आर एलोकेटेड IRS, आपने उसकी ट्रेनिंग भी नहीं ज्वाइन की और एक्सेम्पशन भी नहीं लिया, तो आपकी CSE 2026 की जो सर्विस है इट विल स्टैंड कैंसल्ड। सो आप एक नए कैंडिडेट की तरह कंसिडर किए जाएंगे। इफ़ यू आर फाइनली रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ CSE 2027, लेट्स से कि आप एग्जाम देने गए और आप 2027 में सेलेक्ट हो गए, तो अब आपके पास एक और सर्विस है, यू हैव वन मोर सर्विस। 27 में सेलेक्ट हो गए तो अब आपके पास ऑप्शन होगा या तो 2026 वाली सर्विस ले लो या तो 2027 वाली सर्विस ले लो। सर्विस मैं तुम्हें एक ही दूंगा, पहले भी एक ही देते थे, बट अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये वाली आपकी सीट एक्सेप्ट हो जाएगी, ये वाली आपने ले लिया तो ये आपकी ये वाली सीट चली जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल लॉजिक है, ये तो अंडरस्टूड भी है। सो इफ यू आर फाइनली रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ CSE 27 you can accept the service allocated either on the basis of CSE 2026 or CSE 27 and you will be joining the training schedule for CSE 27. Your allocation to the service other than the one opted shall stand cancelled at this stage. In case you are not allocated any service on the basis of CSE 2027, you can join the service allocated through 2026. सिंपल सा, अगर 27 में आपका नहीं हुआ सिलेक्शन तो आपके पास ऑप्शन है कि आप CSE 2026 में जो सर्विस आपको मिली थी आप उसको वापस जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपकी वो पोस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपने ना ट्रेनिंग ली थी ना एक्सेम्पशन लिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी इन ईदर वे वो सर्विस कैंसिल हो जाएगी। सीनियरिटी आपकी डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस एलोकेटेड। हाउएवर यू शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर CSE 28 एंड एनी CSE देयर आफ्टर अनलेस यू रिजाइन फ्रॉम द एलोकेटेड सर्विस। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया और आपने ज्वाइन कर लिया है तो अब आप CSE 2028 भूल जाइए, ठीक है, ये यही कह रहा है। तो बेसिकली 27 तक तो ठीक है, आई डू नॉट वांट टू सी यू इन 28, ईदर यू रिजाइन एंड कम और you remain in the service. If the candidate is desirous of availing his or remaining attempts to appear in any subsequent CSE, if otherwise eligible, after availing such one-time exemption from joining training, you must not join any service allocated to him, and as such, सर्विस एलोकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बात सोच के देखो, यहाँ पे ग्लिच है कि आप ऐसे ही नौकरी नहीं मिल रही इंडिया में, ऊपर से ग्रुप ए की सर्विस, हालत ऐसे ही बहुत अच्छी नहीं है,
तो क्या आप ये सर्विस छोड़ोगे? उनका यही सोचना है कि आप, ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं छोड़ना चाहोगे, क्योंकि यूपीएससी खुद अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस का मिशन है। तो पहली बात तो आप ये छोड़ोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका ये माइंडसेट तो है कि भाई हमारा जो ट्रेनिंग पे पैसा लग रहा है वो सारा पैसा इधर उधर ना जाए, कम से कम अगर ये बच्चे को हम ट्रेन कर रहे हैं तो ये बच्चा सर्विस ज्वाइन कर ले। दूसरी बात, वो स्पेस क्रिएट हो उन नए बच्चों के लिए, नए टैलेंट के लिए, ताकि उनको भी मौका मिले। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं इस साल भी आईपीएस बना, अगले साल भी आईपीएस बना, फिर आईपीएस बना, नहीं मिल रहा आईएएस, फिर पता चला चौथे साल आईएएस बन गया। लेकिन वो जो 3 साल तक लगातार मैं जंप करते हुए जा रहा था और मैं आईएएस बनता, लेकिन ये 3 साल लगातार एक एक सीट में ब्लॉक करता जा रहा था। एक दूसरे बच्चे को जिसको नौकरी की जरूरत थी, शायद उस बच्चे को आईपीएस मिल जाता, वो अपनी ज़िंदगी बना लेता, लेकिन वो उसको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका जो पाला पड़ा था वो एक ऐसे बच्चे से पड़ा था जो लगातार एग्जाम दे रहा था। हो सकता है डेफिनेटली आप बहुत ब्रिलियंट होंगे, बट हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, वो आपको एक बहुत ही टफ फाइट देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज जो आपसे बेटर है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अन सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ उन्होंने सारी स्टेज देख रखी है होती है, तो इसीलिए रिपीटेड सिलेक्शंस भी होते हैं और ये आपको एक बहुत भयंकर टफ फाइट देते हैं। ठीक है, तो वो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं इसके चलते आसान हो जाएगा आपके लिए। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एलोकेटेड टू एनी सर्विस बेस्ड ऑन 2025 और अर्लियर ईयर्स, यू विल बी गिवन एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब 25 या पहले में अगर आप सिलेक्शन है आपका, तो आपको एक टाइम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप या तो CSE 26 में ले लीजिए या 27 में, अदरवाइज हम आपको मौका नहीं देंगे। ये सारी बातें यहाँ तक है। अगर लेट से आपने 24 में सेलेक्ट हुए थे और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप 26 और 27 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 ही मौके हैं, या ये से चुन लो या तो इससे चुन लो। और उसके बाद अगर या फिर 28 से देना चाहते हो तो यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम दी एलोकेटेड सर्विस। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम अब समझना, और ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन द वे वी आर चूजिंग फॉर द सर्विस प्रेफरेंस। आते हैं इन सर्विसेज पे। ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताना शुरू किया था, मैंने आपसे एक बात बोली थी, हम तैयारी करते वक्त हमेशा ये बात बोलते हैं कि IIM किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ IAS के लिए, मैं तैयारी कर रहा हूँ IFS के लिए। IFS के लिए भी कम ही बच्चे बोलते हैं, ज़्यादातर एक ही बात बोलते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ किसके लिए? IAS के लिए। कम ही बच्चे होंगे जो सिंघम देख के इंस्पायर्ड होंगे और वो बोलते होंगे कि मैं IPS के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और इन सर्विसेज के लिए तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो एक्चुअली बोलता है, नहीं बोलता है। तो अगर मैं बात करूँ सोशियली, तो मैं जाना तो यहाँ पे चाहता हूँ, बट अब UPSC ये कह रहा है कि भैया तुमने अगर ले लिया तो तुम्हें हम एक मौका और दे देंगे। तो आपके दिमाग में नेचुरल सी बात है, ये सवाल आ जाएगा कि भैया मेरे 4 अटेम्प्ट थे, 4 अटेम्प्ट में शायद मैं IPS बन जाता, शायद मैं IAS बन जाता, शायद मैं IFS बन जाता। तो ऐसे केस में बच्चे क्या करना शुरू करेंगे? जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको दिखाएं, वहां पे क्या आपने ग्रुप बी का नाम सुना? द आंसर इज नो। उन्होंने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो सारी की सारी ग्रुप ए के ऊपर लगाई हैं, और इसका असर जो दिखेगा मुझे पता है, वो दिखेगा इन पोस्ट का प्रेफरेंस पे। आई वोंट बी कंसिडरिंग हियर आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस वाली सर्विस बच्चे लास्ट में ही चुनते हैं। बट व्हाट आई एम कंसिडरिंग हियर, दिस डैनिक सर्विस, डैनिप सर्विस, पॉन्डिक्स सर्विस एंड पॉन्डिप्स। तो ये बेसिकली आपकी स्टेट PCS जैसी पोस्ट है, जो SDM टाइप वाली पोस्ट हैं, डैनिक्स। अदरवाइज जो स्टेट वाले आपके क्या कहते हैं, जो पुलिस सर्विसेज हैं, तो इट इज लाइक कि ये लोग बाद में प्रमोट होकर IAS भी बनते हैं और ये लोग प्रमोट होकर बाद में IPS भी बनते हैं, उस कैडर में जाते हैं। तो बट अगर इनको अनलिमिटेड टाइम एग्जामिनेशन देना है, तो क्या ये लोग अब उठा के सीधे IAS IFS के बाद क्या बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे कि ये इसको यहां पे लेना शुरू करेंगे? सो दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन द वे वी आर बी लुकिंग एट द सर्विस प्रेफरेंस। क्योंकि पहले हम क्या होता था, IAS IFS के बाद सीधे हम भरते थे जनरली IRS, मतलब IPS के बाद हम सीधे IRS भरते थे। ठीक है, एक जनरल जो चलता आ रहा है, IRS कस्टम्स या फिर इनकम टैक्स, उसके बाद IAAS, फिर ICAS या IDS या फिर रेलवे सर्विसेज, हम जनरली ये ट्रेंड फॉलो करते थे। पहले यही तो होता था
कि भैया ये पहले ले लिया, उसके बाद फिर पुलिस सर्विसेज, फिर IAAS, उसके बाद या तो IDAS या फिर ICAS या फिर आपकी रेलवे वाली सर्विसेज, यही होता था। लेकिन उन बच्चों के बारे में क्या जो ग्रुप बी का यूज करके कहीं ना कहीं यहां पे जाना चाहते हैं, तो आपकी सर्विस प्रेफरेंस में ये बहुत बड़ा चेंज आप देखने को मिल सकता है। स्पेकुलेशंस हैं, लेट अस सी कि फाइनली बच्चे क्या चुनते हैं। तो आप भी इनफैक्ट मुझे कमेंट करके बताना, प्लीज कमेंट कि व्हाट यू विल बी डूइंग। क्या आप ये यूपीएससी का क्लॉज का यूज करके यूपीएससी का ही रूल बाईपास करेंगे? बेसिकली आप यूपीएससी का रूल बाईपास नहीं करेंगे, आप यूपीएससी का ही रूल यूज करके अपने अटेम्प्ट्स को n नंबर ऑफ टाइम, जितने टोटल अटेम्प्ट्स हैं तब तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं IAS और IFS के लिए। ठीक है, तो मुझे ये जरूर बताना कि क्या आप इस चीज़ को यूज करेंगे या फिर एक जनरल ट्रेंड जिस हिसाब से हम सर्विस प्रेफरेंस भरते हैं हम उसी हिसाब से भरेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।